आगे स्टार्ट करते हैं अपनी जनरल एंट्रीज को। जनरल एंट्रीज लिखी थी हमने, ठीक है, चैप्टर के अंदर पहली जनरल एंट्री होगी हमारे पास में बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। क्यों? क्योंकि पैसा कहाँ आ रहा है कि हमारे पास पहले बैंक में आता है, इसलिए हम पहले बैंक की एंट्री लिखते हैं, जैसा कि हम क्लास 12 में भी करते हैं। अच्छा, सेकंड एंट्री हमारे पास में होगी सर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसकी नरेशन लिखिएगा ऊपर, being application money received, being application money received, और यहाँ पे लिखिएगा being application money, being application money transferred to share capital account। ठीक है सर, ओके। अच्छा, ये जनरल एंट्री ड्यू की हुई है, पहले रिसीव होता है बाद में ड्यू होता है, एप्लीकेशन के साथ में होता है सर। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था, जो एप्लीकेंट्स होते हैं वो प्रपोजल देते हैं और प्रपोजल कंपनी एक्सेप्ट करती है। समझ में आई बात कि किसका प्रपोजल एक्सेप्ट करना है? तो ये मनी ड्यू बाद में होती है, रिसीव पहले होती है। वो एप्लीकेशन का मनी ट्रांसफर कर देते हैं हमारे पास में, और हम जिनको सही समझते हैं एप्लीकेशन मनी को कहां ट्रांसफर कर देते हैं? शेयर कैपिटल में। तो शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट, ये पर्सनल नेचर का अकाउंट है। ठीक है जी, क्या होता है पर्सनल नेचर के अकाउंट के डेबिट क्रेडिट के रूल्स? डेबिट का, आवाज नहीं आ रही मुझे, तो बोलो जोर से बोलो, एक बार फिर बोलो। डेबिट का रिसीवर, क्रेडिट का गिवर। ठीक है जी, तो ये नॉमिनल अकाउंट के चलते रहेंगे। ये एक एसेट है, इसलिए डेबिट हुआ है फर्स्ट एंट्री के अंदर, और यहाँ पे ये लायबिलिटी है, लायबिलिटी इंक्रीज हो गई क्योंकि पैसा आया, कंपनी को ये पैसा वापस भी करना पड़ेगा। एक शेयर कैपिटल का पैसा क्या है? शेयर कैपिटल का पैसा लायबिलिटी है। बैलेंस शीट में अगर सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न होती है तो हम कहाँ पे लिखते हैं? कैपिटल को लायबिलिटी साइड पे। तो शेयर कैपिटल भी लायबिलिटी है। लायबिलिटी है क्यों? क्योंकि रिडीम करनी पड़ेगी। एक दिन आएगा जब रिडम्पशन करूंगा, जब पैसा वापस करूंगा अपने शेयर होल्डर को। तो आज कंपनी की ऑब्लिगेशन कितने रुपए से बढ़ गई है? 2 रुपए से या 20 रुपए से, एज द केस में भी। जैसा कि मैंने बोला था लास्ट क्लास में, 20 रुपए का एप्लीकेशन मनी बुलाया था उन्होंने, 20 रुपए से इनकी लायबिलिटी राइज हो गई, इसलिए शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट एंट्री। अब हर बार क्या होगा सर? हर स्टेप पे पहली प्रोसेस क्या थी? एप्लीकेशन की। दूसरी प्रोसेस क्या थी? अलॉटमेंट की। अब ड्यू पहले होगा और रिसीव बाद में होगा। क्यों? क्योंकि अब कोई प्रपोजल नहीं दिया जा रहा, अब कोई ऑफर नहीं दिया जा रहा शेयर होल्डर के द्वारा। अब वो ऑथराइज्ड पर्सन बन गया है, हमारा शेयर होल्डर बन गया है, हमने उसको शेयर अलॉट कर दिए। तो हमारे पास में एंट्री क्या बन जाएगी? एक मिनट में जरा ज्वाइन करवा लो बच्चे को। हाँ जी, शेयर बोलो बोलो, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, नरेशन में लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन, बीइंग अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू, बीइंग अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू। ओके, नेक्स्ट एंट्री लिखेंगे। अब अलॉटमेंट का पैसा रिसीव होगा नेक्स्ट पॉइंट में, तो एंट्री क्या बन जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, पैसा आ गया इसलिए बैंक क्या हो गया सर? डेबिट हो गया हमारे पास। और यहाँ पे नरेशन में क्या लिखेंगे? बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ओके, फिर
हमारे पास फर्स्ट कॉल मंगाई जाएगी और सेकंड कॉल मंगाई जाएगी, दोनों का सेम ही होगा। तो यहाँ पे कैसे करेंगे हम, यहाँ पे हम एंट्री लिखेंगे शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट ओनली सेकंड कर देता हूँ यहाँ, फर्स्ट मंगाए सेकंड मंगाए, जैसे भी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट हो। तो शेयर फर्स्ट ओनली सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी। जैसे जैसे ये प्रोसेस आगे बढ़ती रहेगी, कंपनी की लायबिलिटी बढ़ती रहेगी। कंपनी की लायबिलिटी का नाम क्या है जी, शेयर कैपिटल। दिख रहा है आप लोगों को? अच्छा, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, बीइंग फर्स्ट ओनली सेकंड कॉल ड्यू, हमने ड्यू कर दी शेयर होल्डर के हाथ में। अब शेयर होल्डर हमारे को वो कॉल देगा तो एंट्री क्या बन जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट ओनली सेकंड कॉल अकाउंट। और यहाँ नरेशन क्या लिख देंगे, बी कॉल मनी रिसीव। ठीक है जी, ओके। अच्छा, ये क्वेश्चन लिखिए फटाफट से। पहले थोड़ा सा मास्क नीचे करके बोलो। हाँ, सेकंड एंड फाइनल कॉल होता है, फाइनल कॉल होता है, कुछ भी नाम दे दो। मतलब हम ये कहते हैं कि मैंने यहाँ पे कोड बचाने के लिए और मेहनत बचाने के लिए हरकत की है। मैंने क्या लिखा है, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट या फिर शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट। यानी कि दिखाई दे रहा है मेरी इंटेंशन कि मैं एक ही एंट्री में कवर करना चाहता हूँ, मैं बार बार मेहनत नहीं करना चाहता हूँ, मैं क्या हूँ, आलसी इंसान। तो अगर क्वेश्चन में लिखता होगा उसमें फर्स्ट कॉल मंगाई, सेकंड कॉल मंगाई, फाइनल कॉल मंगाई, तो हम वैसे ही लिख देंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। सेकंड की बात होगी तो फर्स्ट को सेकंड से रिप्लेस कर देंगे। अब देखो मैं बोलने में भी मेहनत बचा रहा हूँ, पूरी की पूरी एंट्री नहीं बोल रहा हूँ। फाइनल कॉल होगी तो फर्स्ट या सेकंड की जगह हम फाइनल बोल देंगे। बात समझ में? ओके, अच्छा चलो आगे क्वेश्चन लिख रहे थे आप, लिखिएगा XYZ company issued XYZ company issued 50,000 shares 50,000 shares at the rate 10 each at par। एट पार, ये सर एट पार क्या होता है, प्रीमियम क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है, अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। डिस्काउंट अब प्रोहिबिटेड है, लेकिन हमेशा डिस्काउंट पे इशू नहीं किए जा सकते, ऐसा भी नहीं है। सर आप ये कॉन्ट्राडिक्टरी बातें क्यों करते हैं, आप ऐसे पहले मना कर देते हैं, उसके बाद में कहते हैं कि हर बार ऐसा हो, ये जरूरी नहीं है। और हमारे दिल में, हमारे दिमाग में टकटकी बजती रहती है। तो समय आएगा आपको सब कुछ पता लग जाएगा, स्टेप बाय स्टेप है सर। नॉलेज एक प्रोसेस है जो कि स्टेप बाय स्टेप ही सीखी जा सकती है। और हर सब्जेक्ट में ऐसा होता है, नॉलेज दी जाती है, पहले पढ़ाया जाता है, उसके बाद उसके एक्सेप्शन भी बताए जाते हैं। तो चलिए देखेंगे। तो अभी मैंने क्या बोला, एट पार का केस बोला। एट पार का मतलब क्या है, 100 रुपए का शेयर था, 100 रुपए में 10 रुपए का शेयर था, 10 रुपए में दे रहे हैं। ठीक है सर, 10 रुपए का भी शेयर होता है, 1 रुपए का भी शेयर हो सकता है। ठीक है जी, सिर्फ 100 रुपए का शेयर हो ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, ओके चलो जी आगे लिखो। ₹2 called on application, ₹3 on allotment, ₹2.5 on first call, and balance on final call, second and final call। ठीक है, generalize the entries assuming that all the monies
रिसीव वेल ऑन टाइम, मोनीस, MONIES, पैसे, पैसा नहीं पैसे, ठीक है जी। ओके, अब लिखिए सर, 50,000 शेयर थे, पहली एंट्री 50,000 इंटू कितना मंगाया था, 2 रुपया, मानते हो? हेलो, देखो तुम इतनी जोर जोर से बोलते हो और मेरे कानों तक आवाज नहीं पहुंचती, शायद मैं बहरा हो चुका हूँ, तो जब मैं तुमसे कुछ पूछूं तो और जोर से बोला करो, ठीक है? अच्छा जी, तो 50,000 इंटू टू क्यों लिखा मैंने? क्योंकि सर एप्लीकेशन पे 2 ही रुपए तो मांगे थे, ठीक है जी। और 50,000 इंटू टू इधर भी आ गया, और यही चीज यहाँ पे भी लिखेंगे, ठीक है। और अलॉटमेंट पे कितने पैसे मांगे थे, 3 रुपए, तो 50,000 इंटू 3, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी। तुम मेरी तरह यहाँ पे मत लिख देना भाई, जो मैं कर रहा हूँ वो तुम मत करना, तुम अपने हाथ से 10-10 बार एंट्री लिखो तो तुम्हें याद रहेगी। अगली एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। फिफ्टी 50,000 लोगों से हमने कितने मांगे थे, वो बोलते नहीं हो तुम, 2.5 रुपया मांगा था, 3 रुपए मांगे थे। अच्छा, अलॉटमेंट की बात, फर्स्ट कॉल की बात बोलो, फर्स्ट कॉल में कितने मांगे थे, 50,000 इंटू 2.5, यहाँ पे आ जाएगा। फर्स्ट कॉल लिखना, सिर्फ सेकंड मत लिखना। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, है ना जी। कितने की मंगाई थी फर्स्ट कॉल, 2.5, और मिल भी गई फर्स्ट कॉल 50 इंटू 2.5, ठीक है जी। हो गया, आप लोगों ने लिखा। देखो अगर मान लो ये क्वेश्चन टेस्ट था और तुमने सारी जनरल एंट्रीज सही लिखी हैं, तो जितने नंबर का ये क्वेश्चन था उसके आधे नंबर खुद को दे दो, क्योंकि मुझे पक्का विश्वास है किसी ने भी नरेशन नहीं लिखी होगी। मैंने लिखी है, कितने लोगों ने, 2 लिखी है, बाकी नहीं लिखी। कहने का मतलब मैं क्या बताना चाहता हूँ, नरेशन शुड बी देयर, और प्रॉपर फॉर्मेट में करेंगे आप, कॉलम बना के। और कुछ बच्चे ना ब्रैकेट बना करके नीचे छोड़ देते हैं कि लो हमने भगवान जी की जगह पॉइंट कर दी, भगवान जी को याद तो कर लिया था ना हमने, तो नरेशन को याद कर लिया था, उसका मतलब ये नहीं है कि नरेशन आ जाएगी अपने आप। देखो दिखा नहीं रहा बच्चा मेरे को अपनी हाथ रखना कहीं सर देख लेंगे, फिर बोलेंगे राइटिंग के बारे में तो बोलते रहते हैं, आज तो नरेशन के बारे में भी बोल रहे हैं। हो गया, जल्दी करो जल्दी, इतना टाइम नहीं लगता, जो चीज आती होती है। सर ऐसा क्वेश्चन आएगा क्या, सोचना भी मत, सपने में भी आए तो नींद भी मत लेना, उठ जाना। ये तो अभी लड्डू है, अभी इसमें मिर्ची भरेंगे।
हाँ जी, शेयर्स इशू किए जाते हैं एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। ठीक है जी, एट पार टू जनरल पब्लिक फॉर कैश। समझ में आएगी बात? यानी कि अगर हम एट पार करेंगे किसको करेंगे? जनरल पब्लिक को कर सकते हैं और कैश के लिए कर सकते हैं। एट प्रीमियम टू जनरल पब्लिक टू जनरल पब्लिक एंड टू वेंडर्स। यहाँ पे भी टू वेंडर्स लिख लो। वेंडर्स का मतलब क्या है? किसी ने मेरे को प्लांट एंड मशीनरी दी, नहीं चाहिए मुझे कैश। किसी ने मुझे प्लांट एंड मशीनरी सप्लाई की, मैंने उसको अपनी कंपनी के शेयर दे दिए। पैसे नहीं है मेरे पास, आप ये शेयर्स ले लो और इसमें डिविडेंड कमाते रहना, और अगर अच्छा दाम मिले तो इसको बेच भी सकते हो, ऐसा मैंने उसको बोला। ठीक है जी, ये वेंडर होते हैं। ये कौन होते हैं, क्या होते हैं? कैश की जनरल एंट्री होती है, हम देखेंगे। अभी तो हम जनरल पब्लिक वाला केस कर रहे हैं। और एट डिस्काउंट इशू किए जा सकते हैं टू एम्प्लॉइज ओनली, यही की एक्सेप्शन। यानी कि एट डिस्काउंट शेयर नहीं इशू किए जा सकते जनरल पब्लिक को, लेकिन एट डिस्काउंट अपनी कंपनी के एम्प्लॉइज को, एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन प्लान होता है, ठीक है जी, उसमें हम अपने कंपनीज को, अपने कंपनी के एम्प्लॉइज को शेयर सस्ते दामों पे, डिस्काउंटेड प्राइस पे इशू कर सकते हैं। ओके, ठीक है जी, बात समझ में आ गई? तो अभी तो हम क्या पढ़ रहे हैं सर? जनरल पब्लिक। मैं क्या बोलता हूँ, क्या हम जनरल पब्लिक को एट पार इशू कर सकते हैं? आवाज नहीं आई? यस सर। यस सर। एट प्रीमियम जनरल पब्लिक को कर सकते हैं फॉर कैश? यस सर। ठीक है जी, क्या डिस्काउंट पे कर सकते हैं जनरल पब्लिक को? आवाज नहीं आई? जब मैं पूछता हूँ तो ढंग से जवाब दो, अगर जवाब पता है। ठीक है, कैसा लगेगा अगर मैं मरी मरी आवाज में पढ़ाने लग जाऊं तो? क्या सीख के जाओगे तुम, और क्या आउटपुट निकल करके आएगा? और किसी ने कहा है प्यार एक तरफा नहीं होता, आग दोनों तरफ से बराबर होनी चाहिए। मेरे तरफ की आग मैं लगा करके रखूंगा, आपकी तरफ की आग आपने लगानी है। एसी के नीचे जो सोना चाहता है वो बाहर जाकर के सो ले, कोई दिक्कत नहीं। कुछ बच्चे आते हैं, अच्छा लगता है, जैसे गुरुद्वारे में होती है, बुढ़ी अम्माएं सो जाती हैं, सत्संग चल रहा होता है और सो जाती हैं एसी के नीचे। तो सोना नहीं है, आवाज में कड़की बना के रखनी। अकाउंट्स की क्लास पहली रखी गई है, इसका कोई कारण होगा। सेकंड क्लास थ्योरी की रखी गई, कोई कारण होगा। दिमाग सुबह तुम्हारा ज्यादा चलना चाहिए, कंपैरेटिवली दूसरी क्लास में भी ज्यादा चलना चाहिए। देखिए सुबह सुबह तो सब फ्रेश होते हैं, सोते मत रहो। अच्छा, हटा दो इसको यहाँ से। चलो आ जाओ। देखो, अब सर हमने एट पार की एंट्री तो सीख ली, एट प्रीमियम की एंट्री सीख लेते हैं। एट प्रीमियम की एंट्री सीख लेते हैं। हाँ जी, एट प्रीमियम की जनरल एंट्रीज हमारे पास, जनरल एंट्री हमारे पास में होती है। मान लो अलॉटमेंट पे प्रीमियम आ रहा है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, एप्लीकेशन में भी प्रीमियम हो सकता है। पहले तो प्रीमियम होता क्या है? प्रीमियम होता है गुडविल का पैसा। गुडविल का पैसा मतलब उसके ब्रांड वैल्यू का पैसा। ब्रांड वैल्यू के पैसा का मतलब, मान लो जी मेरा कोई ब्रांड नहीं है, मैं कंपनी फॉर्म करता हूँ और मैं लोगों से कहता हूँ 10 रुपए का शेयर है लेकिन 12 में दूंगा, तो क्या लोग मानेंगे? नहीं मानेंगे। लेकिन रतन टाटा जी अगर बोलते हैं, अडानी बोलते हैं, उनके शेयर्स हाई जा रहे हैं, उनके प्रॉफिट्स हाई जाते हैं,
तो वो अगर कहते हैं कि हाँ सर 10 रुपए का शेयर है, 12 रुपए में दूंगा, लेना है क्या, तो आप क्या कहोगे, हाँ सर हाथों हाथ ले लेंगे, क्योंकि हमें मालूम है जब ये शेयर रिडीम होंगे तो होंगे भी प्रीमियम पे। हर इंसान, अगर मैं आपको ये बोलूं, कि मैं आपको कोई ब्रांड वैल्यू दे रहा हूं, तो यहाँ से डिस्चार्ज करते हुए तुम्हारे को, यानी कि यहाँ से जाते हुए तुम लोगों को खुश करके भेजूंगा, ये बात तो तय है ना भाई। ऐसा कैसा ब्रांड है कि आ तो रहा है प्रीमियम पे और जा रहे हैं देते समय रिडीम कर रहे हैं डिस्काउंट पे या पार पे, कोई अगली बार आना ही नहीं चाहेगा, क्योंकि पैसे लेते समय तो कंपनी ने 12 रुपए ले लिए और देते समय 8-9 रुपए या 10 रुपए की दी, तो कोई नहीं लेना चाहेगा। तो प्रीमियम भी सर हमारी ऑब्लिगेशन होती है जो हम रिसीव करते हैं फॉर द टाइम भी, और बाद में हमें पे करना ही पड़ता है, ठीक है जी, रिडम्पशन के टाइम। और प्रीमियम के पैसे को हम हर जगह यूज भी नहीं कर सकते, रिडम्पशन पे कर सकते हैं या फिर कुछ चीजें बोली गई हैं उसी के अकॉर्डिंगली कर सकते हैं, वो क्या होती है वो टाइम आने पे पता लग जाएगा, ठीक है। तो हमारी सबसे पहले तो प्रीमियम की जनरल एंट्री क्या होगी, मान लीजिए अलॉटमेंट पे प्रीमियम आ रहा है, और अलॉटमेंट पे आए ऐसा जरूरी नहीं है, एप्लीकेशन पे भी प्रीमियम आ सकता है। तो हमारे पास में अलॉटमेंट की जनरल एंट्री क्या होती है, बोलिए तो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ये सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट क्यों हुआ है बताइए मेरे को, रिजर्व क्या, एक सेकंड मैडम, ये सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट क्यों हुआ है, प्रीमियम रिजर्व में। हाँ जी मैडम, आप इनकम हो रही है, बस यही मैंने सुनना, ये इनकम हो रही है इसलिए क्रेडिट है, ऐसे सोचने का जवाब ही मेरे को सुनना है। बात सुन लो बच्चों, इनकम का मतलब क्या होता है, एक होती है इनकम, एक होती है ऑब्लिगेशन। इनकम क्या होती है, मेरे लिए, मेरी पर्सनल, दैट इज नोन एज इनकम। सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट क्या मैंने अपने लिए क्या नाम है यूज करना है, अपने लिए रखना है। अभी मैंने क्या बोला, आया है तो जाएगा भी, तो क्या ये मेरी इनकम है, नहीं सर ये मेरी इनकम है ऐसा कह करके क्रेडिट करेंगे तो गलत है, ये मेरी लायबिलिटी है और लायबिलिटी इंक्रीज हो गई है, लायबिलिटी इंक्रीज हो गई है इसलिए क्रेडिट हुआ है। और हम तो आज तक इसको इनकम ही समझते हैं, आप इसको इनकम समझते थे लेकिन ये इनकम है नहीं। एक और बात बता देता हूँ तुम्हारे, तुमने एसजीएसटी और सीजीएसटी पढ़ा होगा, आपने जो जर्नल एंट्री बनाई होगी, क्या जर्नल एंट्री बनाई होगी, इससे अलग है, परचेज अकाउंट डेबिट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हमने परचेज किया, उसके ऊपर सीजीएसटी और एसजीएसटी पे किया और कैश में तीनों को पे किया। कैश हमारा एसेट है इसलिए घट गया, परचेजेस हमारी एक्सपेंसेस है इसलिए बढ़ गई, डेबिट हो गया, ठीक है जी। ये क्रेडिट हो गया, एसेट कम हो गया इसलिए। ये क्या है, एक्सपेंस है, ये है, ऐसा कहना गलत है, ये एक्सपेंस है इसलिए डेबिट हो गया। कुछ लोग तुम्हें ये कहते हैं परचेजेस के जैसा ही है तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से, परचेजेस एक्सपेंस है इसलिए डेबिट हुआ है, लेकिन ये एसेट है इसलिए डेबिट हुआ है। सर ये एसेट है, ये कैसा एसेट है, ये कैसा एसेट है जिसको कि हमने पे ऑफ किया है और हम पे ऑफ नहीं करना चाहते, ये हमें कौन सा फायदा दिलवाने वाला, ध्यान से सुनो। अगले साल इनकम टैक्स में जीएसटी के अंदर इस चीज को पढ़ोगे। मैं बिजनेसमैन, मैंने कुछ चलो मैं सर्विस प्रोवाइडर हूँ, बिजनेसमैन क्यों, मैं सर्विस प्रोवाइडर हूँ,
मैंने यहाँ पे एसी फिट करवाया और एसी फिट करवाने के लिए मैंने क्या कर दिया सर, अपने पास में सर्विस दी, यानी कि फिटिंग के चार्जेस और साथ में जो इंस्टॉलेशन के चार्जेस थे वो करने के साथ साथ जो पर्सन मेरे पास आया था वो सर्विस प्रोवाइडर था, वो क्या कह रहा था मेरे को, वो ये कह रहा था कि सर मैं आपको सर्विसेज दूंगा तो आपसे जीएसटी भी लूंगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स उसने लिया। अब मैंने मेरी इन सर्विसेज को, आपके लिए जरूरी है ना एसी की सर्विसेज, वरना बैठ के पढ़ोगे कैसे, मैंने इन सर्विसेज को कहां यूज किया है, इन सर्विसेज को मैंने यूटिलाइज किया अपने बिजनेस में, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। और आगे मैं आपको ये सर्विसेज देने वाला हूं क्योंकि जो मैं पढ़ाता हूं उसमें ये सर्विसेज भी जरूरी है, एसी होना जरूरी है। तो सर सरकार मेरे को ये कहती है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा ही आपका। इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब क्या होता है, जो टैक्स मैंने आपसे कलेक्ट किया और जो टैक्स मैंने उसको पे किया, आपसे जो टैक्स कलेक्ट किया दैट इज माय लायबिलिटी, दैट इज माय ऑब्लिगेशन, उसको जो टैक्स पे किया दैट इज माय एसेट। आपने अपनी बैलेंस शीट में एसेट और लायबिलिटी साइड पे सीजीएसटी और एचजीएसटी को देखा होगा ना, जो एसेट साइड पे दिखाई दे रहा है ना वो इनपुट टैक्स क्रेडिट है, यानी कि जो आपसे रिसीव किया और जो उसको पे किया उन दोनों का जो अमाउंट होगा एडजस्टेड अमाउंट वो मुझे गवर्नमेंट को पे करना होगा। यानी कि ये जो अमाउंट है ना इट्स जस्ट लाइक प्रीपेड टैक्सेस, यानी कि मैंने ऑलरेडी जीएसटी किसी को पे कर दिया है, तो ये एक्सपेंसेस नहीं होते, ये एसेट होते हैं, प्रीपेड है टैक्स मेरा। और फिर जब तुमसे रिसीव करूंगा तो जो होगा उसमें से जो तुमने दिया वो लायबिलिटी, जो मैंने आगे दे चुका हूं पहले से ही वो मेरी एसेट है, दोनों को एडजस्ट करूंगा, इस एसेट को बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है इस वजह से। बाकी पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको जीएसटी के अंदर इंटर लेवल पे पढ़ाया जाएगा, लेकिन आप लोग अगर इसको एक्सपेंस समझ करके डेबिट करेंगे तो ये एक्सपेंस नहीं है, ये एसेट है इस वजह से, क्योंकि ये प्रीपेड टैक्स है एक तरह से। ठीक है जी, ओके, समझ नहीं आया, इंटर में अच्छे से समझे, बस ये समझ लेना कि ये परचेजेस के साथ चल रहा है इसलिए ये एक्सपेंस नहीं है, वरना क्लास के बाद आराम से तसल्ली से समझ लेना। ठीक है, बस ये मान लो कि इसको जो है ये एसेट है, ये एक्सपेंस नहीं है। हर चीज जो डेबिट हो रही है और उसके साथ परचेजेस के साथ हो रही है वो हमारा एक्सपेंस नहीं है। ठीक है, अच्छा सुनो, इधर आते हैं अपने पास वापस। तो आज के बाद सर हमने कसम खा ली है कि किसी को भी ये नहीं कह देंगे कि सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट जो है वो इनकम है इसलिए क्रेडिट हो रहा है, इनकम नहीं, ये हमारी लायबिलिटी है इसलिए। और बैलेंस शीट में भी तो कहां पे आता है, ये रिजर्व एंड सरप्लस की हेडिंग के अंदर आता है। ठीक है, पता लग गया, अब से नहीं कहेंगे हम किसी को ये बात। अच्छा, क्योंकि इनकम होती तो फिर लायबिलिटी साइड पे थोड़ी ना दिखाई देती, इनकम तो हम अर्न करते हैं। अच्छा, तो हमारे पास ये जर्नल एंट्री होगी और नेक्स्ट क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है जी, ओके, ये एड प्रीमियम की एंट्री नोट कर लो जल्दी से। प्रीमियम की एंट्री सीख ली हमने, ठीक है। अच्छा, अब सुनो मेरी बात ध्यान से, एंट्री फॉर फॉल्स इन एरियर एंड फॉल्स इन एडवांस। पहले फॉल्स इन एरियर को लेते हैं। अगर हमारे को कोई पर्सन पैसा देता है, कोई शेयर होल्डर से हम पैसा मांगते हैं और वो थोड़ा डिले कर देता है, तो जब हम पैसा मांगते हैं, जैसे मान लीजिए अलॉटमेंट के पैसे की ही बात कर रहा हूँ, तो हम क्या एंट्री बनाते हैं, ऑब्वियसली ये वाली एंट्री है ना, एरियर की एंट्री एप्लीकेशन पे नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि सर हम किसी का इंतजार थोड़ी कर रहे हैं,
लोग हमें प्रपोजल दे रहे हैं, वहां से ऑफर वो लोग दे रहे हैं, हम थोड़ी ना किसी का इंतजार कर रहे हैं। तो जब हम इंतजार ही नहीं कर रहे तो हम ये क्या कहेंगे कि लेट हो गए, है ना जी। तो मैं अलॉटमेंट की बात करूंगा। अलॉटमेंट पे जब पैसा आ जाता है तो अपने पास क्या एंट्री बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, है ना। अब यही वाला अमाउंट ड्यू की एंट्री में डेबिट होता है, क्या लिखा होता है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ड्यू की एंट्री में हमने मांगा, मान लो 50,000 लोगों से 3 रुपया, ठीक है जी, लेकिन दिया केवल 40,000 लोगों ने 3 रुपया। तो सोचने वाली बात, मिसमैच हो गया। ऐसा नहीं होगा। अगर हम कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन कर देंगे, क्या लिखेंगे हम, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, ये क्या है, ये फॉर द टाइम बीइंग है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट है। आउटस्टैंडिंग अमाउंट तो क्या होता है, आउटस्टैंडिंग क्या, आउटस्टैंडिंग एसेट, आउटस्टैंडिंग नहीं यूज करते हम, उसको अक्रूड बोलते हैं। आउटस्टैंडिंग जो वर्ड है ना, वो एक्सपेंसेस के साथ यूज किया जाता है, इनकम्स के साथ नहीं किया जाता। हालांकि हम आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को बोलते हैं, लेकिन उसको भी मैं अक्रूड सब्सक्रिप्शन ही बोलता हूँ। बात समझ में आई, क्योंकि हमारे को ना आउटस्टैंडिंग के नाम से ना एक्सपेंसेस ज्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं हमारे। जैसे ही आपने आउटस्टैंडिंग बोला ना, मैंने कहा आउटस्टैंडिंग क्या, और आपने सही बोला कि आउटस्टैंडिंग एसेट है। तो आउटस्टैंडिंग एसेट नहीं, एक्रूड एसेट है, यानी कि हमारे पास आज जाना चाहिए, आज नहीं आया, फ्यूचर में आने की उम्मीद है। तो ये कौन सा अकाउंट है, वेटिंग अकाउंट है, इंतजार अकाउंट। बात समझ में आई कि हमने उसको, अब सोचने वाली बात है ना, आप लोग पढ़ते हैं मुझसे, किसी दिन छुट्टी मार ले, 1 दिन 2 दिन, हेल्थ भी खराब हो सकती है, भगवान न करे, तो क्या मैं तुम्हारे को अपना स्टूडेंट कहना बंद कर दूंगा, नहीं। तो मैं क्या कहता हूँ, हाँ इंतजार है, आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास में, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, क्यों, क्योंकि ये हमारा एसेट है, फ्यूचर में पैसा मिलेगा। बात समझ में आई, इसलिए ये डेबिट हुआ। तो कितना अमाउंट डेबिट, 10,000 इंटू 3। अच्छा, अगर फ्यूचर में पैसा मिल गया इन 10,000 लोगों से, तो हम क्या एंट्री बना देंगे, सर बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट, यानी कि अब इंतजार खत्म हुआ, क्रेडिट हो गया, यानी कि अब वो एसेट नहीं रहा, क्योंकि एसेट कन्वर्ट हो गया दूसरे एसेट में। किस एसेट में, कैश। एक एसेट जब बढ़ रहा है वो डेबिट, और जो घट रहा है वो क्रेडिट, कन्वर्ट हो गया ना, क्योंकि कैश मिल गया हमारे को। तो हम क्या लिख देंगे फ्यूचर में, 10,000 इंटू 3, ठीक है जी। जल्दी फटाफट से एंट्री लिखो। जी बेटा, इसकी नरेशन लिखना, बीइंग, यहाँ पे लिखना इसकी नरेशन ऊपर वाले, बीइंग allotment money received from, being allotment money received on, being allotment money received on 40,000 shares, 40,000 shares, and calls in arrear on 10,000 shares, यानी कि yet to receive है। ओके, नेक्स्ट वाले में लिखना, being allotment money received, being allotment money received
ऑन 10,000 शेयर्स। ओके, चले आगे। अब सर कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस, ठीक है। सपोज मैंने अलॉटमेंट मनी मांगी थी, मैंने अलॉटमेंट मनी मांगी थी, अलॉटमेंट मनी ड्यू 50,000 लोगों से 3 रुपए, ठीक है। बट रिसीव्ड किस तरीके से सर, कुछ 40,000 लोगों ने तो मुझे ₹3 दे दिए और कुछ दीवाने 10,000 शेयर्स के ऊपर ये दीवाने लोग मेरे को 4 रुपए दे बैठे, कहते हैं हम तो आपको पहले से देते। इन लोगों ने कितना पैसा एक्स्ट्रा दे दिया, इनका कितना एक्स्ट्रा है बताना, आवाज नहीं आ रही, 1 रुपया। किसी का 4 रुपया एक्स्ट्रा है क्या तो बता दो। भावनाओं में मत बह जाना। मैंने कहा ये दीवाने थे, लेकिन इनकी दीवानगी कहाँ तक, 1 रुपए तक, क्योंकि 3 रुपए तो हमने मांगे ही थे ना। बात समझ में आई? गलती से भावनाओं में बैठी, मुझे आता है अभी करके दिखाता हूँ, फटाफट से जर्नल एंट्री लिखी, अमाउंट डाला, सर ने तो कहा था दीवाने, टोटली दीवाने नहीं, टोटली नहीं, सिर्फ 1 रुपए। एंट्री क्या बनाई? अच्छा अब मेरी एक बात बताओ, क्या इस 3 रुपए, इस 4 रुपए में से 3 रुपए ड्यू हो चुके थे और 1 रुपए एडवांस में रिसीव किए हैं, और एडवांस में रिसीव किया हुआ पैसा मेरी लायबिलिटी होता है, मानते हो? हाँ सर। और सर लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट हो जाती है, ये भी मानते हो? समझो। अच्छा हो गए, चलो फिर जनरल एंट्री बनाते हैं। तो हम क्या एंट्री बनाएंगे, ऐसे जनरल एंट्री बनाएंगे, देखो कॉल्स इन एडवांस। बैंक अकाउंट डेबिट, नॉर्मल एंट्री क्या बना देते हम, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है जी। अब देखो बैंक में कितना पैसा आया है, देखो 50,000 इंटू 50,000 इंटू कितना आया बोलो, 3 प्लस, देखो मैं दिखाता हूँ, चलो हम ऐसे ही ले लेते हैं बाइफरकेट करके, 40,000 इंटू 3 और प्लस 10,000 इंटू 4, हाँ 10,000 इंटू 4, हाँ मैंने प्लस लगा दिया, इंटू 4 है ना। अब ड्यू कितना था, जो ड्यू था वो अलॉटमेंट में लिखेंगे कितना, 50,000 इंटू 3। अब एक्स्ट्रा कितना बच गया है, उसको क्रेडिट में लिखेंगे टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, कितना, 10,000 शेयर्स पे 1 रुपया, नॉट 4 रुपए। बात समझ में आई? ओके, अच्छा जी। और ये लायबिलिटी है, लायबिलिटी इंक्रीज हो जाती है तो क्या हो जाती है सर, क्रेडिट हो जाती है। यहाँ लिख लेना, लायबिलिटी इंक्रीज हुई तो क्रेडिट हो जाती है।
ओके, क्वेश्चन फटाफट से नोट करो और फिर नरेशन लिखते हैं। हाँ जी, ठीक है। अच्छा, ये इसकी अगली एंट्री क्या होगी? कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट। अभी ठहर लो। टू, अब ये एडवांस जिसके ऊपर भी एडजस्ट होगा उसकी एंट्री उसके ऊपर होगा। ये एडवांस कहीं तो एडजस्ट होगा ना। जाकर एडवांस में जब हमारे को पैसा मिल गया, हम अलॉटमेंट पे तो नहीं दे सकते ना उसको, क्योंकि अलॉटमेंट में दे शेयर फर्स्ट कॉल, लेकिन आगे फर्स्ट कॉल में जाके एडवांस हो जाएगा, एडवांस एडजस्ट हो जाएगा टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। अभी कोई बच्चा ना कह रहा था कॉल से क्या लिखा है? अरे यार, मतलब तुम ऐसे भी टाइम खींचोगे, गलती से लिख दिया। सुनो, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, आगे जाकर के ये एडजस्ट हो जाएगा, यानी कि इनका पैसा पहले ही आ चुका है। जब हम कॉल्स इन एडवांस की एंट्री कर रहे होंगे ना बैंक से, तो ये वाला अमाउंट हम उसमें एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, अभी पूरा क्वेश्चन करेंगे ना और अच्छे से समझ में आएगा। तो हम क्या कह रहे हैं? अच्छा, अभी ना यहाँ पे एक बच्चे की मेरे को आवाज है, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नहीं बेटा, आई हुई लक्ष्मी को हम वापस नहीं करेंगे। बात समझ में आई? हम इतने अच्छे नहीं है कि पैसा किसी ने दिया है और हम उसको रिटर्न कर दें, ऐसा नहीं है। ठीक है, ओके, ये एडजस्ट होगा। अच्छा, ये लिख लिया आप लोगों ने। चलो एक काम करते हैं, अब नरेशन लिखनी है इसकी। हाँ जी, इसमें लिखो नरेशन, लिखो जी इसमें नरेशन लिखो। बीइंग allotment amount received, being allotment money received on 50,000 shares along with ₹1 as advance on
10,000 shares along with ₹1 as advance on 10,000 shares. ठीक है, जो हो रहा है उसको लिख दो, ठीक है ना, अपनी इंग्लिश पे भरोसा रखो। नरेशन का मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि हमारे को कोई टिपिकल लैंग्वेज नहीं लिखनी, हमें जो हुआ है उस एंट्री के अंदर वो लिखना है। हाँ जी, दूसरे वाले की नरेशन लिख लो। being advance money adjusted against first call. Being advance money adjusted against first call. Okay, आओ लिखिए क्वेश्चन, लिखिए, फिर क्या लिखिए, XYZ कंपनी issued, XYZ company issued 1 lakh shares and called money as follows. ₹2 on application, ₹3 on allotment, ₹3 on application, क्या बोला मैंने, ₹2 on application, ₹3 on allotment and balance in 2 calls, यानी कि फर्स्ट और सेकंड कॉल। आगे लिखिएगा, होल्डर्स ऑफ 10,000 शेयर, holders of 10,000 shares not paid allotment money these amount is the amount paid by them, after 1 month, आगे लिखिएगा, holders of 20,000 shares, paid the money due plus ₹2 extra, ठीक है जी, on first call, शेयर की बेस वैल्यू होगी ₹10, देख लो जी, शेयर की बेस वैल्यू है ₹10, ठीक है, ओके, चलिए एंट्रीज लिखेंगे अपने पास। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? क्या मैं आपको सिखाऊंगा एप्लीकेशन की एंट्री? मैं कर रहा हूँ, अभी सुनिएगा, केवल 50 पैसे ही आएंगे, देखिएगा। हाँ जी, फर्स्ट एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बताएं कितना? 2 लाख मत बोला कीजिए, मेरे को बताया कीजिए कितना अमाउंट? 1 लाख इंटू 2, नरेशन आप खुद लिख लेंगे, आपको लिखवा दिए। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट,
जी जनाब, कितना लिखेंगे यहाँ? 1 लाख इंटू 2। नेक्स्ट एंट्री, अलॉटमेंट की ड्यू। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बताएं कितना? 1 लाख इंटू 3, 3 रुपए मंगाए थे हमने। नेक्स्ट एंट्री, अलॉटमेंट मनी आने की, बैंक अकाउंट डेबिट, लेकिन कुछ लोगों ने नहीं दिया ना, तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है सर, बताइए कितने लोगों ने नहीं दिया? सर 10,000 लोगों ने 3 रुपया नहीं दिया। 10,000 शेयर के होल्डर्स ने 3 रुपया नहीं दिया। 90,000 होल्डर्स ने 3 रुपया दे दिया। मांगा कितने से था? सर 1 लाख लोगों से पैसा मांगा था 3 रुपये। ओके, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है ना? 10,000 होल्डर्स ही देना। अच्छा, अब फिफ्थ एंट्री, फिफ्थ एंट्री, इनकी कॉल 1 महीने बाद रिसीव हुई है, मतलब इनका अलॉटमेंट मनी 1 महीने बाद रिसीव हुआ है। तो जब रिसीव हुआ है तो क्या एंट्री बनाएंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। गलती से भी अलॉटमेंट मत लिख देना, क्योंकि हमने इसके पैसे को कहां रखा हुआ था? कॉल्स इन एरियर में। उसको क्रेडिट करना पड़ेगा, उस अकाउंट को क्लोज करना पड़ेगा। कितना आ जाएगा? 10,000 इंटू 3। सर क्या फर्स्ट कॉल से करें? समझा नहीं मैं आपकी बात। इससे पहले नहीं, कॉल्स इन एरियर मिलेगा मतलब? हाँ नहीं, ऐसा नहीं है, ये मैंने क्वेश्चन, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि भाई 1 महीने के अंदर अंदर उन्होंने दे दिया। नहीं, ऐसा नहीं है, क्या पता वो ना भी दें, लेकिन मैंने अभी तक आपको फोर पिक्चर और शेयर नहीं पढ़ाया ना, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि 1 महीने में उन्होंने दे दिया, यानी कि मैंने लिखवाया, ऐसे क्वेश्चन को ड्राफ्ट किया। आप क्या कहना चाह रहे हैं? जरूरी नहीं है, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि फर्स्ट कॉल से पहले ही मिल जाएगा। कहने का मतलब ये कि अगला कॉल इनसे दोबारा मांगेंगे या नहीं मांगेंगे? जैसा भी क्वेश्चन में दिया हुआ हो, फर्स्ट कॉल से पहले भी हो सकता है अगली कॉल पे भी ये एरियर कर देते, फिर सेकंड कॉल पे भी एरियर कर देते और बाद में इकट्ठा दे देते, या फिर ना देते तो फोरफिट कर लेते। तो जरूरी नहीं है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना कि दे पेड आफ्टर 1 मंथ, इसलिए मैंने यहाँ पे एंट्री की है। और मैं ये मान करके चल रहा हूँ कि हमने जो इसके बाद कॉल मंगाई है वो 1 महीने के बाद मंगाई है। ऐसे आपको डेट्स दी हुई होंगी, क्योंकि मैं अभी सिर्फ जनरल एंट्री के ऊपर एम्फेसिस कर रहा हूँ। ठीक है ना? अच्छा जी, 6, अब क्या होगा बोलो? फर्स्ट कॉल, वो कॉल इन एडवांस कौन बोला? अभी एडवांस बाद में दिलवाना ना, पहले मंगवा तो लो, कॉल तो करो उनको। हम क्या कहते हैं? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बोलिए कितना रुपया? सर 1 लाख लोगों से हमने मंगवाया 2.5।
बीइंग फर्स्ट फॉर ड्यू। अच्छा अब क्या हुआ, अब कुछ लोगों ने हमें एडवांस मनी दी, तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू, बोलो बोलो जल्दी बोलो, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, आगे बोलो, टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। अब बोलिए यहां कितना पैसा आएगा सर, 1 लाख इंटू 2.5 और प्लस 20,000 होल्डर्स ने ₹2 और एक्स्ट्रा दे दिया, ठीक है ना। अब यहां पे कितना आएगा सर, 20,000 लोगों का ₹2 और यहां कितना आ जाएगा, 1 लाख लोगों का 2.5, यानी कि ये ड्यू हुआ और ये एडवांस रिसीव हुआ। नरेशन आपको दिखवा दी थी मैं, ठीक है, वही वैसे ही यहाँ पे भी लिख देंगे। अब ये एडवांस मनी कहाँ एडजस्ट होगा, सेकेंड कॉल, आओ सेकेंड कॉल बुला लें, नोट कर लो, ये जल्दी से नोट कर लिया आप लोगों ने, मेरे ख्याल साथ के साथ ही कर रहे होंगे, ठीक है। 8th एंट्री लिखेंगे कॉल बुलाने की, सेकेंड कॉल, और 8th एंट्री कैसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी, देखो कामचोर लोग कैसे काम करते हैं, शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यही होगी एंट्री, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या एंट्री होगी, ये लिख ली है ना आप लोगों ने, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, हटा दो इसको, देखो जी अब 2 मिनट के लिए रुक जाओ, ध्यान से सुन, बैंक अकाउंट डेबिट और कॉल सेल एरिया को एडजस्ट करना है जो पहले से आ चुका है, और कॉल सेल एडवांस को एडजस्ट करना है जो पहले से आ चुका है हमारे पास। ₹2 कुछ लोगों ने एक्स्ट्रा दे दिया है ना, बताओ दिया कि नहीं दिया, पिछली प्रोसेस में दिया था ना, तो उसको डेबिट करना है आपने, क्योंकि वो लायबिलिटी अब खत्म हो रही है जब ड्यू हो रही है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट। सबसे पहले तो सेकेंड कॉल अकाउंट के अंदर आप एक काम करो, आंखें बंद करो और 1 लाख इंटू 2.5 लिख दो, क्योंकि जो डेबिट हुआ वो क्रेडिट हो गया। अच्छा अब कॉल सेल एडवांस कितने रुपए से बंद करना था हमने, 20,000 लोगों से, 20,000 लोगों का ₹2 एक्स्ट्रा था, ठीक है। क्या ये 20,000 लोग, हाँ फटाफट से लिख ले क्योंकि घर भी तो जाना, छोड़ूंगा मैं तभी तो जाएगा। मैंने कहा मेरे को तुम्हारे हाथ में पेन नहीं देखना, इधर देखो सारे, ठीक है। ये 20,000 लोग क्या कुछ भी नहीं देंगे, हमारी कॉल कितने की थी, 2.5 की, और ये ₹2 एक्स्ट्रा दे चुके हैं, तो क्या ये होल्डर अब कुछ भी नहीं देंगे, 0.5 देंगे। तो हम इनको 2 कैटेगरी में कैटेगराइज कर लें, 1 लाख लोग थे ना, 80,000 लोग यानी कि 80,000 शेयर्स, तो अपना पूरा पैसा देंगे, मानते हो, और प्लस ये जो 20,000 लोग हैं ये 0.5 देंगे, ये 0.53। बोलिए सर फाइवर्केशन समझ में आई, क्योंकि वो 20,000 शेयर्स के ऊपर ऑलरेडी पैसा आ चुका है, ₹2 चाहिए, कितना था, ₹2.5, ₹2.5 में से सिर्फ 50 पैसे ही बचे हैं उन लोगों की ऑब्लिगेशन, और यहाँ यानी कि इस अमाउंट को मैं ऑलरेडी बैंक के अंदर डाल चुका हूँ पिछली एंट्री में, तो दोबारा बैंक के अंदर थोड़ी डाल दूंगा, समझ में आ रही है मेरी बात। तो ये मैंने क्या कर दिया, ये मेरे पास में लायबिलिटी थी, ये लायबिलिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, क्योंकि आज पैसा ड्यू हो गया, ये मेरा एसेट इंक्रीज हो गया। लायबिलिटी डिक्रीज और एसेट इंक्रीज तो क्या होते हैं, ये डेबिट होते हैं, और ये शेयर कॉल, शेयर सेकेंड कॉल का पैसा अब हमने रिसीव कर लिया है, तो इसलिए क्रेडिट हो गया।
ठीक है जी, पर्सनल अकाउंट है ये तो मैं पहले ही बता दूं। ठीक है, कोई शक किसी को? गलती से भी ये 2 रुपया यहाँ मत डाल देना, क्योंकि जो पहले दे चुका है ना वो बैंक में दोबारा नहीं देगा। ठीक है, और तुम उसको बैंक में पहले ही ले चुके हो फर्स्ट एंट्री के अंदर, इससे पिछली प्रोसेस के अंदर। फटाफट से लिखिए और इसकी नरेशन लिखिए, पहले ये लिखो फिर इसकी नरेशन लिखवाता हूं। नरेशन लिखिए आपने। लिखिए जी, इसकी नरेशन लिखिए। being amount of second call received fully on 80,000 shares and .50 या फिर 50 पैसा on 20,000 shares and इसके आगे एक और एंड लिखो, दूसरी बार एंड हो गया। ठीक है, एंड ₹2 on 20,000 shares adjusted against share second call account। share second call account इसको कहते हैं जी फुल एक्सप्लेनेशन। और ऐसी आदत डाल लो, क्योंकि आगे जाकर के तुमने ऑडिट रिपोर्ट्स बनानी है, ऑडिट पैरास बनाना है। एक्सप्लेनेशन शुड बी देयर। ओके, हो गया यहाँ तक। अब एक प्रीमियम का क्वेश्चन डाल लेते हैं। अच्छा, प्रीमियम के क्वेश्चन से पहले ऐसा करेंगे, ऐसा करते हैं कि एक फोर फीचर का केस सीख लेते हैं। ये फोर फीचर क्या होता है? ठीक, हाँ जी, क्वेश्चन में हाँ। अच्छा, मैंने आप ये कह रही हैं कि क्वेश्चन के अंदर ये गिवन नहीं था। दिखाएंगे एक बार क्वेश्चन, क्योंकि मैंने डिक्टेट किया था ना, लिखा नहीं था तो मुझे याद नहीं रहता। दिखाएंगे एक बार क्वेश्चन, क्या लिखवाया था मैंने? एंड बैलेंस ऑन इन 2 कॉल्स। जब ऐसा ना लिखा हो तो हम उसको ईच वर्ड और लिख लो उसके आगे, बैलेंस ऑन 2 कॉल्स ईच। ठीक है, अगर कुछ नहीं दिया होता हम बराबर बराबर बांट देते हैं। बस ये लो, ईच लिख लो। और कोई नाराजगी? बोलो जी, भाई जो गलती है उसको मानना पड़ेगा। ठीक है, चलो फोर फीचर का केस करते हैं।